ठीक है, अब देखो यार, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जब हम बात करते हैं तो यहां पे आप ये जानते हो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्विचेस की तरह काम करते हैं, है ना, दे वर्क एज स्विचेस। अब बेटा जो स्विचेस होते हैं उनकी वजह से अचानक से वेवफॉर्म में सडन चेंज आ जाता है, देयर इज अ सडन चेंज इन द वेवफॉर्म जस्ट बिकॉज ऑफ द स्विचेस। अब बेटा ये जो सडन चेंज आता है जिसकी वजह से वेवफॉर्म स्मूथ नहीं होता, दैट क्रिएट्स हार्मोनिक्स, दैट क्रिएट्स हार्मोनिक्स। ठीक है, अब देखो इन जनरल क्या होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एफिशिएंसी हाई होती है, लेकिन बेटा साथ साथ एक ड्रॉबैक भी होता है, दैट इज हार्मोनिक्स। तो मेरे को लगता है ये पिक्चर से आपको ना सब समझ आ गया होगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैनिक प्रजापति बेटा टुमारो प्रॉब्लम नहीं थी, येस्टरडे प्रॉब्लम थी, उनकी स्ट्रीमिंग बंद हो गई थी, आज सर रेगुलरली कंटिन्यू करेंगे। प्रॉब्लम कल आने वाले कल में कैसे हो सकती है, बीते हुए कल में होगी ना बेटा। देखो ये वर्बल की हालत है, और अभी क्रिएट्रिक्स टीम में बस एक ही चीज लैकिंग है, आपके वर्बल के क्लास नहीं लगे, है ना, बाकी सब तो हो चुका। चलो, तो देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है, लेकिन उसे पीछे कौन खींच रहा है, हार्मोनिक्स। अब भाई हार्मोनिक्स बैड क्यों होते हैं, दे रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सप्लाई, दे रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ सप्लाई। क्या करते हैं ना ये बेटा, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी ये पावर फैक्टर को डाउन कर देते हैं, पावर फैक्टर को ये डाउन कर देते हैं, दे इंक्रीज द लॉसेस इन द सिस्टम। कैसे यार, देखो सबसे पहले हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो बेटा इससे कोर लॉस बढ़ जाता है, IRMS बढ़ने की वजह से कॉपर लॉस भी बढ़ जाता है। आप कहोगे सर IRMS कैसे बढ़ गया, बेटा इसके लिए ना आपको सिग्नल का एक बेसिक सा फंडा पता होना चाहिए। जब किसी वेवफॉर्म के अंदर हार्मोनिक्स होते हैं तो RMS वैल्यू कैसे लिखते हो, √I1 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I5 स्क्वायर। बढ़ गई ना RMS। फंडामेंटल के अलावा थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ सारे हार्मोनिक आने से RMS बढ़ गई, तो भैया कॉपर लॉस भी बढ़ गया। ओवरलोडिंग सिंपल, क्योंकि करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो ओवरलोडिंग। वाइब्रेशन एंड प्रीमैच्योर एजिंग, यार जब हार्मोनिक्स आ जाते हैं ना तो जो टॉर्क बनता है वो टॉर्क कांस्टेंट नहीं होता, वो टॉर्क होता है पल्सेटिंग, टॉर्क होता है फ्लक्चुएटिंग। तो जब टॉर्क फ्लक्चुएट करता है तो मशीन में आता है वाइब्रेशन, और सेम रीजन से ही क्या आता है, नॉइज। जैसे अब आप ऐसा देख लो ना, मशीन के अंदर क्या आता है, कॉगिंग आता है, क्रॉलिंग आता है। कॉगिंग और क्रॉलिंग बेटा ये चीजें आती हैं आपकी मशीन के अंदर, दैट इज ओनली ड्यू टू हार्मोनिक्स, दैट इज ओनली ड्यू टू हार्मोनिक्स। ठीक है, बाकी लोग बताओ यार, बाकी लोगों को वीडियो में कुछ इशू आ रहा है, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे तो नॉर्मल चल रहा है वीडियो, जितना मैं देख पा रहा हूं वीडियो इज गोइंग टोटली नॉर्मल। बाकी लोग एक बार कंफर्म करें यार जल्दी से, सही है ना। तो बेटा रीलोड कर लो, मेरे एंड से इशू नहीं है, क्योंकि मैं ना अपना सेम वीडियो में सामने चला के रखता हूं स्क्रीन पे, तो अगर कोई चीज वीडियो में इशू आता है तो आई गेट टू नो इट फर्स्ट, मुझे पहले पता चल जाता है, क्योंकि मेरे सामने पूरा वीडियो प्ले हो रहा होता है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं आगे। ये समझ आ गया ना, हार्मोनिक्स नुकसानदायक क्यों है, सप्लाई की क्वालिटी को गिराते हैं, लॉसेस को बढ़ाते हैं, एजिंग कराते हैं मशीन की, मशीन में वाइब्रेशन लाते हैं, नॉइज लाते हैं, तो दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ हार्मोनिक। तो बेटा अगर कोई आपसे ये पूछे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एडवांटेज, आप कहेंगे लेस लॉसेस, हाई एफिशिएंसी। कोई पूछे ड्रॉबैक, तो बेटा एक ही ड्रॉबैक है जो सब पे भारी है, दैट इज हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स आर द ड्रॉबैक। चलो अब देखो हार्मोनिक्स की जब बात करें डीसी साइड पे, अब देखो रेक्टिफायर के अंदर बेटा क्या होता है, इनपुट एसी होता है और आउटपुट डीसी होता है। ठीक है, इनपुट इज एसी, और जो छोटे छोटे फंडे हैं ना जिनकी जरूरत नहीं है क्वेश्चंस के लिए या एग्जाम में, उन पे मैं बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो रेक्टिफायर इनपुट में लेता है भैया एसी पावर, और आउटपुट में आपको दे देता है डीसी पावर। तो अगर हम बात करें यार आउटपुट साइड की, यानी कि हार्मोनिक्स की ऑन द डीसी साइड, हार्मोनिक्स ऑन द डीसी साइड,
तो बेटा डीसी साइड डिजायरेबल क्या होता है, एकदम फ्लैट वेवफॉर्म आ जाए। तो हम आइडियली ये चाहते हैं एकदम कांस्टेंट वेवफॉर्म आ जाए, लेकिन वैसा होता नहीं है। क्या आता है वेवफॉर्म के अंदर, फ्लक्चुएशन। वेवफॉर्म के अंदर मेरे बच्चों अगर फ्लक्चुएशन आने लगा तब क्या होगा, तब उसके अंदर कांस्टेंट तो होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा आएंगे हार्मोनिक्स। ठीक है, उसके अलावा आएंगे हार्मोनिक्स। तो बेटा हार्मोनिक्स, बल्लू बेटा मैं ये क्रैश कोर्स में यही तो बता रहा हूं क्या याद रखना है और क्या नहीं रखना है। क्यों भाई, बाकी लोगों को ये बताओ समझ आ रहा है ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या याद रख के जाना है, कि अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है? जल्दी बोलो, चीजें ये क्लियर हो रही हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कितनी चीजें याद रखनी है, कितनी डिराइव करनी है, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। क्लियर हो रहा है ना? और रेक्टिफायर में मैं आपको बताऊंगा भाई, अभी तो रेक्टिफायर स्टार्ट ही किया है कि रेक्टिफायर के कौन से फॉर्मूले रिमेंबर करने हैं और कौन से नहीं याद करने हैं, ये तो मैं बताऊंगा। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, कांस्टेंट वेवफॉर्म के साथ साथ जो फ्लक्चुएशन आती हैं दैट इज हार्मोनिक्स। तो अब हार्मोनिक्स डीसी साइड पे दिखाए जाते हैं दो पैरामीटर्स से। एक होता है बेटा फॉर्म फैक्टर, ये क्या होता है, आरएमएस आउटपुट बाय एवरेज आउटपुट। ठीक है, दूसरा होता है वोल्टेज रिपल फैक्टर। वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या होता है सर, फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1। इनके डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूं कि भाई डेरिवेशन कैसे हुआ है इन सब का। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कौन कौन से पैरामीटर हमें याद रखने हैं। अब वोल्टेज रिपल फैक्टर हुआ भाई फॉर्म फैक्टर स्क्वायर -1। अब अगर हम आइडियल या परफेक्ट डीसी की बात करें, आइडियल या परफेक्ट डीसी की बेटा हम बात करें, तो उसके अंदर आरएमएस और एवरेज बराबर आएंगे। आरएमएस और एवरेज बराबर आएंगे। अब ये बराबर कैसे आएंगे, क्योंकि बेटा कोई हार्मोनिक होगा ही नहीं। हार्मोनिक नहीं है तो टोटल वेवफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या है, डीसी। सिर्फ और सिर्फ अगर डीसी है तो आरएमएस एंड एवरेज आर इक्वल। फॉर्म फैक्टर आएगा 1, रिपल फैक्टर आएगा 0। तो देखो जनरली क्या होता है, जनरली फॉर्म फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, क्लोजर द फॉर्म फैक्टर टू यूनिटी, बेटर इज डीसी वेवफॉर्म। ठीक है, आप ना कांस्टेंट डीसी के जितना करीब जाओगे उतना आपका फॉर्म फैक्टर 1 के करीब पहुंचेगा, उतना आपका फॉर्म फैक्टर बेटे 1 के करीब पहुंचेगा जितना आप डीसी के करीब जाएंगे। तो जितना 1 के क्लोज आ जाए ना अगर फॉर्म फैक्टर, तो कह देना ये बेहतर वेवफॉर्म है, और 1 से जितना ऊपर चला जाए उतना बकवास वेवफॉर्म है। ऐसे ही अब एसी साइड पे आते हैं। अब एसी साइड पे क्या होता है, एसी साइड पे आशुतोष बेटा रुक जाओ, मैं सारी चीजें कराऊंगा। ये डाउट क्लियरिंग सेशन थोड़ी है बेटा रेक्टिफायर का, एक एक पॉइंट पे आएंगे, सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। अब बात पे ध्यान दो, क्या होता है यार, एसी साइड पे जो सप्लाई वोल्टेज होती है वो तो साइनोसोइडल ही होती है, लेकिन एसी साइड का जो करंट होता है ना वो साइनोसोइडल नहीं होता, वो जनरली स्क्वायर वेव या फिर क्वाजी स्क्वायर वेव होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज, अरे जो मैं बोल रहा हूं उस पे ध्यान दो, सप्लाई वोल्टेज ऑन एसी साइड इज साइनोसोइडल, लेकिन बेटा करंट कैसा आता है, करंट ना आपका दो तरह का आ सकता है, जनरली दो तरह का आ सकता है बेटा, या तो स्क्वायर वेव या फिर क्वाजी स्क्वायर वेव। ये दो तरह का करंट आपके पास आ सकता है। क्लियर है, ये दो तरह का करंट बेटा आपको मिल सकता है। अब इसके अंदर क्या होगा, स्क्वायर वेव और क्वाजी स्क्वायर वेव आएगा, तो इट कंटेन्स हार्मोनिक्स,
इट कंटेन्स हार्मोनिक्स। बेटा इसके अंदर डिजायरेबल क्वांटिटी कौन सी होती है? फंडामेंटल। डिजायरेबल वो है जो 50 हर्ट्ज वाला करंट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है वोल्टेज के बराबर। अगर वोल्टेज 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज वाला करंट डिजायरेबल है, और बाकी सारे हार्मोनिक जिनकी फ्रीक्वेंसी 2f, 3f, 4f, 5f है, ये सारे अनडिजायरेबल है, ये सारे अनडिजायरेबल है। तो अब ये अगर हमें बताना है कि कितना हार्मोनिक कंटेंट है इस सिग्नल में, तो यहां पे बेटा दो चीजें यूज की जाती हैं। डिस्टॉर्शन फैक्टर। डिस्टॉर्शन फैक्टर क्या होता है? फंडामेंटल आरएमएस करंट बाय टोटल आरएमएस करंट। फंडामेंटल आरएमएस बाय टोटल आरएमएस। और फिर दूसरा होता है यार टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन 1/G² - 1। ये दो फैक्टर, जैसे वहां पे फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर की बात होती है, यहां डिस्टॉर्शन फैक्टर और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की बात होती है। तो जब भी हार्मोनिक्स की बात की जाए, सबसे पहले आप ये पूछेंगे यार ये हार्मोनिक्स किस साइड पे हैं? क्या ये डीसी साइड पे हैं या ये एसी साइड पे हैं? एक बार आपको ये चीज क्लियर हो जाती है, उसके बाद बेटा आप बाकी की बातें कर सकते हैं कि हार्मोनिक किस साइड पे लेना है, एसी या फिर डीसी। ठीक है, डीसी साइड पे लोगे तो फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर, एसी साइड पे लोगे तो डिस्टॉर्शन फैक्टर एंड टीएचडी। अब बेटा देखो, जब हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होते तो पूरी वेवफॉर्म में सिर्फ क्या होगा? फंडामेंटल। अगर सिर्फ फंडामेंटल होगा बेटा तो जी आ जाएगा 1, जी आ जाएगा 1 और टीएचडी आ जाएगा 0। तो एक परफेक्ट एसी वो होता है जहां जी आ जाए 1। अब देखो जनरली क्या होता है बच्चों, जनरली जी इज लेस देन 1। ठीक है, तो क्लोजर जी इज टू 1 बेटर इज द वेवफॉर्म। जितना जी 1 के करीब जाएगा ना उतना वेवफॉर्म बेटर आएगा। एक एग्जांपल देता हूं, सिंगल फेज रेक्टिफायर में जी की वैल्यू आती है 0.9 और 3 फेज में आती है 0.95। तो बेहतर कौन हुआ? 0.95 वाला, यानी 3 फेज रेक्टिफायर वाला, क्योंकि वहां पे जी 1 के ज्यादा करीब आ रहा है। वहां पे आपका जो डिस्टॉर्शन फैक्टर है दैट इज क्लोजर टू यूनिटी। चमकी ये बात सब बच्चों चमकी के नहीं चमकी? जल्दी बोलो। जितना जी बेटा 1 के करीब जाएगा उतना बेहतर आपका वेवफॉर्म आएगा, उतना बेहतर आपका वेवफॉर्म आने वाला है। ठीक है, अब कुछ एक रेक्टिफायर के अदर पैरामीटर्स, इनके बारे में भी मैं बात करता हूं। जैसे देखो, एक पैरामीटर होता है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। अब भाई ये सर रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या है? बेटा देखो, एक रेक्टिफायर का काम है डीसी आउटपुट देना, तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ये बताता है रेक्टिफायर के आउटपुट पे जो भी पावर आ रही है उसका कितना हिस्सा डीसी पावर है। ध्यान से सुनना, जो भी आउटपुट पे पावर पहुंच रही है उसमें से कितना कंट्रीब्यूशन डीसी या एवरेज का है। तो ये क्या बताता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ डीसी और एवरेज इन रेक्टिफायर आउटपुट पावर। ठीक है, तो ये कैसे लिखते हैं यार? ये ईटा कैसे लिखते हैं बेटा? ये लिखते हैं V0 I0 बाय V0 RMS I0 RMS। देखो, इसका इनपुट साइड से कोई लेना देना नहीं है। ये सारा का सारा बेटा कहां पे है? ये सारा का सारा बच्चों है आउटपुट पे, लेकिन ऊपर में कौन सी वैल्यूज का यूज हुआ? एवरेज का। और नीचे में कौन सी वैल्यूज का यूज हुआ? आरएमएस का। तो नीचे आ रही है टोटल पावर, ऊपर आ रही है उसमें से डीसी कंपोनेंट की पावर। यानी जो आपकी पूरी वेवफॉर्म है, फोरियर सीरीज है,
उसमें से डीसी वाली टर्म कितनी पावर दे रही है, वो न्यूमरेटर, और टोटल वाली पावर इन द डिनोमिनेटर। अब देखो इसके बाद दूसरी टर्म होती है बेटा ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, TUF। क्या होती है, TUF। ठीक है भाई। अब TUF क्या बताता है कि बेटा आपने ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग का कितना बेहतरीन यूज किया। तो देखो यहां न्यूमरेटर तो सेम रहता है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी वाला, लेकिन डिनोमिनेटर में ना सप्लाई की वैल्यूज डलती हैं, सप्लाई की वैल्यूज डलती हैं, यानी VSR ISR, VSR ISR। ठीक है, तो आउटपुट ऊपर तो क्या रहेगा, ऊपर तो क्या रहेगा, एवरेज वैल्यूज, बट नीचे सप्लाई RMS आएगी, ना कि लोड RMS। क्या आएगी नीचे, सप्लाई RMS। ऐसे ही बेटा तीसरी टर्म होती है फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, ठीक है, दैट इज FDF। FDF। अब सर ये क्या होता है, बेटा एक चीज देखो, आपकी जो सप्लाई है ना, सप्लाई वोल्टेज है, वो है बेटा आपकी प्योरली साइनोसोइडल, जैसे Vm sin ओमेगा टी। लेकिन जो आपका सप्लाई करंट है, मैंने बताया ना वो स्क्वायर या क्वाजी स्क्वायर होता है, तो मान लो वो ऐसा आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या आ रहा है, हार्मोनिक्स आ रहे हैं, हार्मोनिक्स आ रहे हैं भाई, इस टाइप से। अब आप ये देखो वोल्टेज और करंट का फंडामेंटल, वोल्टेज का फंडामेंटल तो यही है बेटा साइन ओमेगा टी, और करंट का फंडामेंटल है साइन ओमेगा टी माइनस φ1। तो इनमें कितना डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है सर φ1 का, तो ये FDF होता है बच्चों cos φ1। क्या होता है FDF, cos φ1। और फिर लास्ट टर्म होती है बच्चों इनपुट पावर फैक्टर। इनपुट पावर फैक्टर। अब ये क्या होता है सर, इनपुट पावर फैक्टर का मतलब होता है यार रियल पावर या एवरेज पावर। एवरेज पावर को रियल पावर कहते हैं ना, VSR ISR। अब आप कहोगे सर ये तो TUF हो गया, ये तो TUF हो गया, बेटा ये TUF नहीं है, ये जो P एवरेज है ना, दिस इज नॉट V0 I0। ये P एवरेज क्या है सर, देखो फॉर लॉसलेस कन्वर्टर, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, फॉर लॉसलेस कन्वर्टर, ये मैंने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में भी बताया है आपको, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। अब बेटा ये जो P0 है ना, इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक तो V0 I0, ये तब है जब I0 इज कांस्टेंट, या दूसरा हो सकता है V0 RMS स्क्वायर बाय R। ये किसके लिए होगा, रेजिस्टिव लोड के लिए, ठीक है, रेजिस्टिव लोड के लिए। आप ये जानते हो रियल पावर रेजिस्टिव लोड में RMS से निकलती है, और मैंने आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में एक चीज बताई थी बेटा कि वोल्टेज या करंट में से अगर एक टर्म कांस्टेंट हो गई तो दूसरे का क्या कंसीडर किया जाता है, फिर एवरेज। अगर एक टर्म कांस्टेंट हो जाए तो वी कंसीडर द एवरेज ऑफ द अदर टर्म। तो जैसे I0 कांस्टेंट हो गया तो V0 का क्या ले लोगे, एवरेज। अगर V0 कांस्टेंट हो गया तो I0 का क्या ले लोगे, एवरेज। क्लियर है? तो डोंट थिंक ऑफ इट एज V0 I0 ऑलवेज, ऑलवेज V0 I0 नहीं होता, लेकिन बेटा यहां हमेशा क्या होता है, V0 एंड I0। तो V0 एंड I0 आर एवरेज वैल्यूज। मुझे यहां लोड से मतलब नहीं है,
ठीक है, नो मैटर व्हाट इज द लोड, लोड से मतलब ही नहीं है, लेकिन जब इनपुट पावर फैक्टर की बात करोगे तो वहां लोड से मतलब होता है। और इनपुट पावर फैक्टर का ना एक फॉर्मूला और आता है, G इंटू एफ डी एफ, G इंटू एफ डी एफ, ये भी एक फॉर्मूला आता है इनपुट पावर फैक्टर का, डिस्टॉर्शन फैक्टर इंटू फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। तो मुझे बताओ ये जो सारी टर्म्स है जो रेक्टिफायर से रिलेटेड है, जनरल टर्म्स हैं, ये क्लियर हुई सब लोगों को? ये चमका के नहीं चमका सभी लोगों को जल्दी से बताएंगे, जल्दी से मेरे सभी बच्चे बताएंगे ये बातें सारी क्लियर हैं या फिर नहीं? कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। और मैं आपको बहुत तेजी से आज सारी वेव फॉर्म से गो थ्रू कराने वाला हूं और मैं ये बताने वाला हूं हर वेव फॉर्म में क्या बातें हैं जो याद की जाएंगी, क्या ऐसी बातें हैं जो याद की जाएंगी, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। बट पहले मुझे बता दो यहां तक सबको चमक गया है, तभी मैं वेव फॉर्म्स पे आगे मूव ऑन करता हूं। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो सबसे पहले शुरू कर रहा हूं सिंगल फेस हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर स्टार्ट कर रहे हैं। अनकंट्रोल्ड का मतलब क्या है? दैट वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ द डायोड, we will not be using the SCR but a diode, ठीक है? That means diode is being used as a switch, ठीक है ना? अब देखो यार, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आर लोड की, रेजिस्टिव लोड की। अब रेजिस्टिव लोड के अंदर क्या खासियत होती है यार? खासियत बेटा ये होती है कि I नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाय आर। ध्यान से समझ लेना। नाउ डायोड कैन नॉट अलाउ नेगेटिव करंट, ठीक है? डायोड बेटा नेगेटिव करंट अलाउ नहीं कर सकता। देयरफॉर I नॉट एंड वी नॉट cannot be negative, क्योंकि भैया अगर V नॉट नेगेटिव हो गया तो V नॉट बाय R के रिलेशन से I नॉट भी नेगेटिव हो जाएगा। और मेरे बच्चे अगर I नॉट नेगेटिव हो गया तो डायोड तो नेगेटिव करंट अलाउ करता नहीं, तो दैट इज वाई यहां पे आप नेगेटिव वोल्टेज नहीं ले सकते। यू कैन नॉट हैव नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है? अब देखो यहां पे आपकी सप्लाई है, ये जो दिख रहा है दिस इज योर सप्लाई। अब हम क्या कहेंगे भाई, जब जब डायोड ऑन होगा तो V नॉट विल बी इक्वल टू Vs एंड I नॉट विल बी V नॉट बाय R या फिर Vs बाय R। तो सिंपल सी बात है यार, पॉजिटिव साइकिल में डायोड ऑन हो जाएगा क्योंकि करंट पॉजिटिव है। डायोड पॉजिटिव करंट ही तो अलाउ करता है, तो करंट पॉजिटिव है इसीलिए डायोड ऑन हो गया, तो पॉजिटिव साइकिल हमारी आउटपुट पे आ गई। अब नेगेटिव साइकिल के टाइम पे डायोड ऑफ हो गया। डायोड ऑफ हो जाने से करंट हो गया जीरो और बेटा वी नॉट भी हो गया जीरो। वी नॉट भी क्या हो गया? जीरो। तो देखो यहां पे वी नॉट जीरो आ गया, ठीक है? फिर पॉजिटिव साइकिल में फिर डायोड ने कंडक्ट कर दिया। अभी मैंने आपको बताया करंट और वोल्टेज का ग्राफ सेम आता है, तो जो V का वेवफॉर्म है वही वेवफॉर्म किस में दिख रहा है? करंट में। बस फर्क इतना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है Vm बाय R। क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू? Vm बाय R। अगर वोल्टेज की Vm है तो करंट की है Vm बाय R। अब देखो जब डायोड ऑफ होता है तो V नॉट हो जाता है जीरो, तो ये डायोड का वोल्टेज कितना आएगा? ये आएगा Vs माइनस V नॉट यानी Vs, यानी कि Vs। तो बेटा देखो जब डायोड ऑफ है ना तो यहां सप्लाई वाला ग्राफ आ गया, यहां आपका सप्लाई वाला ग्राफ आ गया भाई। जब डायोड ऑन है तो आउटपुट कैप कॉपी करेगा सप्लाई को, जब डायोड बंद है तो डायोड के अक्रॉस आएगी सप्लाई वोल्टेज। अब देखो यहां पे कुछ कुछ पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज Vm, माइनस मत लगाना क्योंकि PIV का मतलब ही है इनवर्स वोल्टेज, यानी बाय डिफॉल्ट नाम में पहले से पता है ये वोल्टेज नेगेटिव है,
तो आप अपनी तरफ से नेगेटिव साइन मत लगा देना, क्योंकि अगर बच्चों आपने नेगेटिव साइन लगा दिया, अगर आपने नेगेटिव साइन लगा दिया तो होगा क्या कि माइनस में चली जाएगी रेटिंग। रेटिंग कभी नेगेटिव नहीं होती, समझ गए। तो नाम में लिखा है कि इनवर्स वोल्टेज है, क्योंकि सबको पता है बेटा फॉरवर्ड में तो ऑन ही हो जाएगा ना, फॉरवर्ड में तो ऑन ही हो जाएगा, तो फॉरवर्ड वोल्टेज का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए भाई एवरेज, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा, देखना आप क्या करेंगे, पीरियड है 2 पाई, आपने देख लिया 0 से पाई तक कंडक्शन चल रहा है, सिंपल है, Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और बच्चे आई नॉट आपका आ जाएगा V नॉट एवरेज ओवर आर, ये हो जाएगा आई नॉट। कोई आपसे पूछे बेटा RMS क्या होगा, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में ना मैं आपसे यही बोलूंगा बेटा, कोई भी फॉर्मूला नहीं याद करना है, यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग इन हाफ वेव रेक्टिफायर। बेटा वेवफॉर्म को समझो, वेवफॉर्म को फील करो, क्योंकि ये अगर एक क्वेश्चन भी हाफ वेव रेक्टिफायर का आ गया तो आप वेवफॉर्म बना के निकाल सकते हो। यार एक एक हाफ वेव रेक्टिफायर में 6-6 लोड हैं, तो बेसिकली आज हम 12 केसेस कवर करने वाले हैं। यार 12 केसेस में एवरेज RMS मिला के 24 फॉर्मूले हो गए, कहां तक याद करोगे, और क्वेश्चन आना इन 24 में से एक फॉर्मूले पे। तो बेटा बेटर ये है अगर हम सर्किट की वर्किंग समझ लें, तो जब सर्किट हमें दिया जाएगा हम उसकी वर्किंग बनाएंगे, और वर्किंग बना के हम क्या पता लगा लेंगे, एवरेज और RMS। कितनी बड़ी बात है यहां पे, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के अंदर ना इंटीग्रेशन का तरीका समझ लो। पहले क्या करो, जब कभी RMS निकालनी है तो इसको ऐसे लिख लो, ये चीज माइंड के अंदर किया करो, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। ये जो 2 नीचे आता है ना यार, इसको ना मैं पहले ही यहां ले लेता हूं, देखो ये 1/4 पाई बना लेता हूं, और Vm को तो मैं बाहर ही निकाल लेता हूं। अब यहां क्या बच गया, समझ रहे हो। अब तो इंटीग्रेशन आसान है ना मेरे भाई, कितनी बड़ी बात रह गई। अब देखो यहां भी ना थोड़ा सा माइंड से करा करो, कैसे मेरे को बताओ। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आएगा सर पाई, सर पाई नहीं मतलब पाई। cos 2 ओमेगा टी का क्या आएगा, साइन 2 ओमेगा टी बाय 2, साइन 2 ओमेगा टी बाय 2। साइन 2 ओमेगा टी में लिमिट डाल देना, डबल करके डालोगे ना 2 ओमेगा टी, बस लो जी बन गया काम। ये लो हो गया काम भाई, खत्म खत्म क्वेश्चन। समझ आ रही है मेरी बात। तो बेटा बहुत इजी है RMS निकालना, बस एक कन्वर्जन लगता है, साइन स्क्वायर लगता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, सिर्फ इतनी सी बात है। अब इसके आगे तो बेटा आप कोई भी पैरामीटर निकाल लो एवरेज RMS के आगे, चाहे तो फॉर्म फैक्टर निकाल लो, चाहे आप यहां पे निकाल लो बेटा इनपुट पावर फैक्टर निकाल लो, चाहे फिर आप यहां पे वोल्टेज रिपल फैक्टर निकाल लो, TUF निकाल लो, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो। ये जो इतने सारे पैरामीटर मैंने आपको लिखाए हैं ना, ये ज्यादातर एग्जाम के अंदर रेजिस्टिव लोड में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर आपसे रेजिस्टिव लोड में ही पूछे जाते हैं, तो अगर ये कैलकुलेशन कर सकते हो तो ये सब कुछ आ जाएगा। तो मुझे जल्दी से चैट में बताओ, मेरे सभी बच्चे ये सब निकाल सकते हैं एग्जाम में, ये सारे पैरामीटर निकाले जा सकते हैं अगर इनका बेसिक फॉर्मूला पता है। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्योंकि ना यहां पे देखो आई नॉट सिंपल है, V नॉट बाय आर, आई नॉट RMS भी सिंपल है, V नॉट RMS बाय आर। रेजिस्टिव लोड में तो कोई भी पैरामीटर है, वोल्टेज और करंट आर प्रोपोर्शनल। ऋषभ बेटा मैंने अभी क्या बोला, अभी जस्ट मैंने ये बोला कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, अभी जस्ट बोला, जस्ट। तो बेटा कान कहां रहते हैं तुम लोगों के, मैंने बोला कोई फॉर्मूला नहीं रटना, हमें समझना है ये वेवफॉर्म। अगर ये वेवफॉर्म समझ आ गई, ये सब निकाल के कुछ भी निकाल सकते हैं एग्जाम के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब ऐसा तो नहीं करोगे ना, एफिशिएंसी पूछ रहा है, नहीं सर मैं तो TUF भी पढ़ के आया था, मैं तो निकाल के ही जाऊंगा, है ना, ऐसा तो नहीं करोगे ऑब्वियसली।
अब अगला आ गया यार हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में प्योरली इंडक्टिव लोड। प्योरली इंडक्टिव लोड, अब ये प्योरली इंडक्टिव लोड का क्या खेल रहता है यार, देखना। डायोड को ऑन मान लेते हैं, तो ये Vm साइन ओमेगा टी है, और बच्चे ये है I, तो हम कह देते हैं L di बाई डी टी इज Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहां से क्या होगा मेरे भाई, di इज Vm बाय ओमेगा L साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो 0 से I तक इंटीग्रेट कर दो, यानी करंट 0 से स्टार्ट हो रहा होगा जब डायोड ऑन हुआ होगा पहली बार, इंडक्टर अनचार्ज होगा, और एंगल ले लो 0 से कोई ओमेगा टी तक। तो बेटा यहां से आपके पास ना करंट आ जाता है Vm बाय ओमेगा L 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। यानी देखो ये 1 माइनस कॉस ओमेगा टी के अंदर, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी के अंदर 1 है कांस्टेंट, 1 है कांस्टेंट। ठीक है, और कॉस ओमेगा टी है आपका साइनोसोइडल यानी कि एसी टर्म है, एसी टर्म है बेटा। तो यहां एक डीसी और एक एसी टर्म आ जाती है। तो देखो करंट के अंदर ये आ गई डीसी वैल्यू, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी Vm बाय ओमेगा L, और ये जो इसके ऊपर आ रही है ना ये भी Vm बाय ओमेगा L है, यानी मैक्सिमम आप जा रहे हो 2 Vm बाय ओमेगा L, और बेटा मिनिमम आप जा रहे हो 0 तक, मिनिमम आप जा रहे हैं 0 तक। ठीक है, तो ये करंट का ग्राफ बन जाता है आपका व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्योरली इंडक्टिव लोड। ये बात क्लियर है। अब अगर कोई आपसे पूछे भैया एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, तो आप कहेंगे Vm बाई ओमेगा L। आरएमएस वैल्यू आप कहेंगे कैसे, अंडर रूट डी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी में 1/√2 करके लेते हो ना, ये आ गया, ये हो गया आरएमएस। ठीक है, अब ऋषभ कह रहे हैं सर वेवफॉर्म याद नहीं रहती। बेटा मैंने वेवफॉर्म याद करने के लिए नहीं बोला, ना मैं कभी बोल सकता हूं ऐसा। वेवफॉर्म अगर रटनी पड़ जाए तो माने हमारी अंडरस्टैंडिंग जीरो है। हमें वेवफॉर्म में क्या चीजें समझनी है कि भैया जब रेजिस्टिव लोड आ जाए, जब कभी रेजिस्टिव लोड आ जाए तो रेजिस्टिव लोड में पाई के आगे ग्राफ नहीं जा सकता, क्योंकि नेगेटिव वेवफॉर्म अलाउड ही नहीं है। अब अगर आप दिमाग ही नहीं लगाओगे जो मैं चीजें समझा रहा हूं बेटा, तो कैसे याद रखोगे बताओ। चलो एक पैरामीटर मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। जैसे देखो V नॉट एवरेज आपने इंटीग्रेशन से निकाल लिया Vm बाय पाई। ठीक है, V नॉट RMS आपने निकाल लिया इंटीग्रेशन से, आ गया Vm बाय 2। अब जैसे मान लो मैं निकालना चाहता हूं TUF, तो इसका फॉर्मूला था V नॉट I नॉट VSR ISR। अब V नॉट कितना है यार, Vm बाय पाई, I नॉट तो V नॉट बाय R ही होगा, Vm बाय पाई R। VSR कितना है, Vm बाई √2। ISR जो होगा ना, सप्लाई का जो RMS करंट होगा, वही आपका लोड का RMS होगा, वही लोड का RMS होगा। मैं यहां लिख भी देता हूं, ISR इज I नॉट R। तो ये निकल गया भैया TUF। अब आप कहो सर रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी बता दो यार, लो V नॉट I नॉट बाय V नॉट R I नॉट R। अच्छा जी, ये हुआ Vm बाय पाई इंटू Vm बाय पाई R, फिर Vm बाय 2 इंटू Vm बाय 2R। ये हो गया जी। ठीक है, इस टाइप से आप कोई भी पैरामीटर निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एक बार आरएमएस करंट बता दो। यार देखो आरएमएस में कुछ भी नहीं किया, ये डीसी टर्म है, ये एसी टर्म है, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया।
तो देखो डीसी स्क्वायर तो आ गया 1, एसी में 1/√2 आता, 1/√2 का स्क्वायर आ गया हाफ। ठीक है भाई। अब जयदीप कह रहे हैं ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, नेगेटिव में कैसे जा रहा है। जयदीप देखो यहां पे समझने वाली बेटा बात ये है कि यहां ना डायोड कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा, डायोड इज परमानेंटली ऑन। और बेटा अगर आप ये याद करते हो रेक्टिफायर के अंदर कि आधी वेव आती है आउटपुट में, और इतना ही आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का अंडरस्टैंडिंग है बेटा, वो एनालॉग में चलता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करते हैं करंट के टर्म्स में, ना कि वोल्टेज के टर्म्स में। तो अगर आप करंट को देखो, करंट कभी भी नेगेटिव गया ही नहीं, करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये 0 एम्पियर है और बच्चा ये 2 Vm/ω/L है। जब करंट कभी नेगेटिव गया ही नहीं तो कंडक्शन तो रुकेगा ही नहीं, कंडक्शन रुकेगा ही नहीं, और कंडक्शन अगर नहीं रुकेगा तो ये चलता जाएगा जब तक है जान। समझ गए? ये बात समझ में आ गई? चल अब आ जाते हैं RL लोड पे। अब यार देखो रेजिस्टिव लोड में कंडक्शन रुक गया था पाई तक, लेकिन RL लोड में क्या होता है बेटा, इंडक्टर चार्ज हो जाता है और इंडक्टर को डिस्चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है, इंडक्टर को डिस्चार्ज होने में थोड़ा बेटा टाइम लगता है। तो इंडक्टर को जब डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है तो मैं यहां पे ये कहता हूं इन आर लोड कंडक्शन स्टॉप सेट पाई। जिस एंगल पे कंडक्शन स्टॉप होती है ना उसे कहते हैं एक्सटिंक्शन एंगल। जिस एंगल पे बेटा कंडक्शन रुकती है उसे कहते हैं एक्सटिंक्शन एंगल, दैट इज बीटा। ठीक है, तो बेटा ये हमेशा ना गिवन होगा, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब आर लोड के अंदर बेटे, आर लोड के अंदर बीटा होता है पाई। लेकिन जब आप RL लोड ले लेते हो, जब आप RL लोड ले लेते हो, इंडक्टर को डिस्चार्ज होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो बीटा इज ग्रेटर देन पाई, बीटा इज ग्रेटर देन पाई। आश्रित बेटा प्योरली इंडक्टिव लोड में डिसकंटीन्यूअस कंडक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो ये बीटा है, तो ये कहां तक चला कंडक्शन, 0 से बीटा। तो हम ये कहते हैं 0 से लेके बीटा तक आपका डायोड ऑन है, डायोड ऑन है, तो V0 इज Vs। फिर बेटा बीटा से लेके 2 पाई तक, बीटा से लेके 2 पाई तक डायोड है ऑफ, डायोड ऑफ है तो बेटा करंट 0 है, V0 है 0, V0 अगर 0 है तो डायोड की वोल्टेज सप्लाई के बराबर है। तो देखो जहां बीटा से लेके 2 पाई तक डायोड ने सप्लाई वाला ग्राफ फॉलो किया है, ऐसे था ना सप्लाई वाला ग्राफ, लेकिन बीटा तक तो नहीं किया, बीटा से 2 पाई तक किया जहां डायोड बंद हुआ है, जहां डायोड बंद हुआ है। अब आप कहोगे सर ये बीटा किस पे डिपेंड करता है? बेटा बीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाउ, टाइम कांस्टेंट, वेयर टाउ इज L/R। जितना ज्यादा टाइम कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा इंडक्टर को चार्ज या डिस्चार्ज होने में, तो उसके हिसाब से बीटा करस्पॉन्डिंग ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बीटा करस्पॉन्डिंग ज्यादा हो जाता है जितना टाउ ज्यादा होता है। विकास बेटा मैं सारे सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए जनवरी में एक मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहा हूं स्पेशल क्लासेस में। ऑल सब्जेक्ट्स के मिक्स 15 क्वेश्चन रोज किया करेंगे, तो आप लोगों की पकड़ बन जाएगी सारे सब्जेक्टों पे। अभी आ जाओ, ठीक है। तो यहां पे टाउ आ गया L/R, और बेटा टाउ के हिसाब से बीटा डिसाइड होगा। अब सर इसके पैरामीटर कैसे निकालेंगे यार? बहुत इजी है, ध्यान से सुनते जाओ मेरी बातों को, बहुत चीजें समझ जाओगे। अब की बार चला है वेवफॉर्म 0 से बीटा तक, पाई तक नहीं बीटा तक, जहां बीटा पाई के आगे आया था, तो Vm sin ωt dωt। ऐसे ही बेटा अगर V0 RMS की बात करें तो इंडक्टिव लोड में याद रखने वाली बात क्या हुई भाई, कि इंडक्टर के कारण
पाई के आगे भी जाता है, पाई के आगे भी जाता है। बेसिक सी चीज याद रखने के लिए बोल रहा हूं। अब इसके अलावा PIV दैट इज VM, एक्सटेंशन एंगल, एक्सटेंशन एंगल इज बीटा। कंडक्शन एंगल, कंडक्शन एंगल क्या होता है सर? कितने एंगल के लिए डायोड ने कंडक्ट किया। तो बेटा 0 से स्टार्ट हुआ था, बीटा पे खत्म हुआ, तो ये आया बीटा, ये आ गया बीटा। ठीक है। अब यहां पे ना बेटा एक चीज याद रखने वाली होती है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। फॉर DC और एवरेज वैल्यू, जब DC या एवरेज वैल्यू की हम बात करते हैं तो आपका जो इंडक्टर है, इंडक्टर हो जाता है शॉर्ट सर्किट। तो इसीलिए I0 इज एक्चुअली V0 बाय R, I0 इज एक्चुअली V0 बाय R। लेकिन बेटा फॉर RMS, हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। जब RMS की बात करते हैं उसमें अदर हार्मोनिक्स भी होते हैं। तो बेटा इंडक्टर जो है ना रिएक्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, हर हार्मोनिक के लिए अलग रिएक्टेंस। तो आप कहेंगे I0 RMS कैन नॉट बी कंप्यूटेड। समझ रहे हो? पूरी वेवफॉर्म में अगर 1000 हार्मोनिक हैं, 1000 के लिए इंडक्टर की अलग अलग, 1000 के लिए इंडक्टर की अलग अलग रिएक्टेंस आएगी बेटा। तो जैसे आपने सिंपली R से डिवाइड करके एवरेज करंट निकाल दिया, आप इतने सिंपल तरीके से RMS नहीं निकाल सकते। तो RMS कैन नॉट बी कंप्यूटेड। ठीक है। अब RL विद अ फ्री व्हीलिंग डायोड। अब देखो फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है यार? V0 है। हम क्या कहेंगे? इफ V0 इज नेगेटिव, अगर V0 नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का मतलब है पोलैरिटी बदल गई। तो सिंपल सी एक चीज देखो, फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो गया, फ्री व्हीलिंग डायोड टर्न्स ऑन। अगर मेरे बच्चों फ्री व्हीलिंग डायोड आपका ऑन हो गया तो आउटपुट गेट्स शॉर्ट सर्किटेड एंड V0 becomes 0. Therefore V0 cannot go negative, cannot go negative with freewheeling diode। ये फ्रीव्हीलिंग का क्या मतलब होता है यार? कि जब ये डायोड ऑन हो जाता है ना तो करंट ऐसे फ्रीव्हील करता है, करंट ऐसे गोल गोल लूप में घूमता रहता है। ठीक है, करंट ऐसे गोल गोल लूप में घूमता रहता है। संदीप बेटा कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस में मत पढ़ो। अगर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन हुआ तो बीटा नहीं गिवन होगा। अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो आपको बीटा देगा, आपको पहले ही बता देगा इस एंगल पे जाके कंडक्शन रुक रहा है, तो बीटा देखते ही समझ गए डिसकंटिन्यूअस है भाई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो V0 की वेवफॉर्म है यार, ये जो V0 की वेवफॉर्म है, V0 वेवफॉर्म इज सेम एज R लोड, इज सेम एज R लोड। रेजिस्टिव लोड की तरह आती है, रेजिस्टिव लोड की तरह अगर आती है तो V0 एवरेज विल बी Vm बाई पाई। और मैंने बता दिया एवरेज करंट में इंडक्टर का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि डीसी में बेटा इंडक्टर होता है शॉर्ट, डीसी में आपका इंडक्टर होता है शॉर्ट। तो डीसी में अगर इंडक्टर शॉर्ट हो गया तो एवरेज वैल्यू में इंडक्टर का कोई रोल नहीं आएगा, सिंपली Vm बाय पाई आर, Vm बाय पाई आर। बिल्कुल आश्रुत का पॉइंट सही है, यहां पे इनपुट पावर फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि V0 एवरेज बढ़ गया है, पावर बढ़ गई है, तो इनपुट पावर फैक्टर भी बढ़ जाएगा, इनपुट पावर फैक्टर भी बढ़ जाएगा। आप कहोगे सर एवरेज कैसे बढ़ गई? बेटा देखो RL लोड में नेगेटिव वाला रीजन था ना, तो ये नेगेटिव रीजन की वजह से, ड्यू टू नेगेटिव रीजन, एरिया अंडर V0 रिड्यूसेस, एरिया अंडर V0 रिड्यूसेस। तो
तो वी नॉट एवरेज रिड्यूसेस, वी नॉट एवरेज कम हो जाता है भाई, वी नॉट एवरेज कम हो जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चल अब आ गए आर ई लोड पे। आर ई लोड को कहते हैं भाई बैटरी चार्जिंग लोड। क्या कहते हैं इसको? बैटरी चार्जिंग लोड। अब यहां पे ना यार, यहां पे अगर अभी डायोड को ओपन मान लें, अगर डायोड को ऑफ मान लो तो करंट जीरो है, करंट जीरो है बच्चे। तो ये वी नॉट कितना है? वी नॉट चलो मैंने दिखा रखा है फिगर में। वी नॉट कितना है? फिर वी नॉट है ई। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? Vs माइनस ई। तो हम कहेंगे कि डायोड हमारा ऑन हो जाएगा, डायोड ऑन हो जाएगा अगर डायोड का वोल्टेज पॉजिटिव हो गया। डायोड का वोल्टेज पॉजिटिव का मतलब है भैया Vm साइन ओमेगा टी अगर E से बड़ा हो गया। तो देखो ये Vm साइन ओमेगा टी का ग्राफ है डार्क सॉलिड वाला, और डॉटेड वाला जो ग्राफ है दैट इज फॉर E। तो बेटा जब ये ऊपर निकल जाएगा ना E से, इस रीजन में यानी थीटा से लेके पाई माइनस थीटा, तो आपका डायोड ऑन हो जाएगा, डायोड ऑन हो जाएगा। बिल्कुल मोनू हाफ वेव रेक्टिफायर में आरएल लोड का आरएमएस करंट नहीं निकाल सकते, आरएमएस वोल्टेज तो निकाल सकते हो, आरएमएस करंट नहीं निकाल सकते। जब फुल वेव रेक्टिफायर आएगा ना, जहां हम ये बोल देंगे आई नॉट इज कांस्टेंट, तो वहां तो एवरेज आरएमएस दोनों ही आई नॉट हो जाएगा, एवरेज आरएमएस दोनों क्या हो जाएगा? आई नॉट। लेकिन अभी के लिए हाफ वेव में नहीं निकाल पाओगे। अब बेटा यहां थीटा क्या होता है? थीटा होता है साइन इनवर्स ई बाय वी। तो यहां पे यार क्या याद रखा जाता है? यहां पे ये याद रखा जाता है मेरे बच्चों कि डायोड इज ऑन फॉर थीटा से लेके पाई माइनस थीटा। और देखो यहां पे ऑलवेज, ऑलवेज प्रेफर टू कंप्यूट करंट, to compute current instead of voltage, to compute current instead of voltage। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो वोल्टेज जब डायोड ऑफ हो गया ना यार, तो E आ रही है, तो आपको ना दो इंटरवल में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक तो ये जहां सप्लाई के बराबर आ रही है, और एक वो जहां E के बराबर आ रही है। लेकिन करंट बस एक ही इंटरवल में आ रहा है। देखो करंट बाकी जगह तो जीरो है ना, तो भैया करंट का इंटीग्रेशन छोटा पड़ेगा, क्योंकि आपको बस थीटा से पाई माइनस थीटा तक इंटीग्रेट करना है। आगे तो करंट वैसे भी जीरो है, लेकिन यहां थीटा से पाई माइनस थीटा भी इंटीग्रेट होगा, और बेटा ये आगे वाले एरिया में भी इंटीग्रेट होगा, तो यहां मेहनत ज्यादा हो गई। तो अब हम क्या कहते हैं कि देखो आई नॉट एवरेज, इसे बोला जाता है एवरेज चार्जिंग करंट। क्वेश्चन ना ज्यादातर आरई लोड में इसी पे बनता है, एवरेज चार्जिंग करंट पे। एवरेज चार्जिंग करंट क्या होता है? 2 पाई का पीरियड है, लेकिन करंट फ्लो कर रहा है सिर्फ थीटा से पाई माइनस थीटा, और कितना है? सप्लाई माइनस ई बाय आर। बस ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। साइन का तो आप जानते हो माइनस कॉस, और कांस्टेंट का भी कर ही सकते हो। लेकिन ना यहां हालत खराब हो जाती है जब आरएमएस की बात आती है। आरएमएस थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है मेरे भाई। थीटा से पाई माइनस थीटा Vm साइन ओमेगा टी माइनस ई बाय आर होल स्क्वायर डी ओमेगा टी, ये बन गया। अब देखो वी नॉट एवरेज तो डायरेक्टली आई नॉट एवरेज से आ जाता है। और अगर कोई यहां पे आपसे ये पूछे, कोई आपसे यहां पे ये पूछे भैया लोड की पावर कितनी है, तो रेजिस्टेंस में तो देखो आरएमएस से निकलती है पावर, और जो बैटरी यानी कांस्टेंट वोल्टेज है वहां एवरेज से निकलती है।
ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं ना, जहां कहीं वोल्टेज कांस्टेंट हो जाए वहां एवरेज का यूज करना है, और जहां कहीं रेजिस्टेंस हो वहां आरएमएस का यूज करना है। बिल्कुल विपिन, सोलर सेल भी हो सकता है बैटरी की जगह, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये बात सब लोगों को क्लियर हो गई भाई। तो बेटा इसके अंदर आपको कुछ रटके नहीं जाना, आपको अब मैं लिखवा देता हूं क्या क्या चीजें याद रखनी है। देखो, जब आर लोड की बात आए, जब आर लोड की बात आए भाई, तब आप यहां पे क्या कहेंगे, कंडक्शन कैन नॉट गो बियॉन्ड 180 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना है। फिर बेटा दूसरा, आरएल लोड, आरएल लोड में आप क्या याद रखोगे, बीटा ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो बीटा तक इंटीग्रेशन होगा और यहां वी नॉट एवरेज घट जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा, प्योरली इंडक्टिव लोड। प्योरली इंडक्टिव लोड में मेरे बच्चे क्या याद रखोगे कि यहां पे बीटा डज नॉट एग्जिस्ट, डायोड ऑलवेज रिमेन ऑन। ठीक है, अब आरएल लोड प्लस फ्री व्हीलिंग डायोड, ये बेटा बिहेव करता है सिंपली एज आर लोड, बिहेव्स एज आर लोड। ठीक है, अब इसके बाद पांचवा, आरई लोड। यहां पे क्या याद रखना है, डायोड इज ऑन फ्रॉम थीटा अप टू पाई माइनस थीटा। ठीक है, और इसके अंदर अप्रोच थ्रू करंट एंड नॉट वोल्टेज। ठीक है भाई, ये सारी बातें हैं, ये जो हमने अभी निष्कर्ष निकाला है, इतना हमने हर लोड के बारे में समझ लिया है। और इतना अगर आपको पता है तो बेटा एवरेज आरएमएस के चक्कर में कभी भी नहीं फंसने वाले हो, आप हमेशा आंसर डिराइव कर सकते हो। फिर बता रहा हूं, हाफ वेव रेक्टिफायर का ग्राफ इजी होता है, उसे ग्राफ से अप्रोच करो। फुल वेव रेक्टिफायर में मैं फॉर्मूले बता दूंगा बेटा, वहां फॉर्मूले से चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे जैसे देखो 3 फेज रेक्टिफायर है, 3 फेज के अंदर हम लोग नहीं कर पाएंगे ग्राफ ड्रॉ कर करके, तो वहां मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको याद रखने से टफ क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, आरएलई लोड अभी कराऊंगा, कंट्रोल्ड में कराऊंगा, रुक जाओ, आरएलई पे भी आएंगे। ठीक है भाई, चलो अब आ गए हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पे। हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पे एक बार इतने सब लोग मुझे बता देंगे, चैट में चमक गया क्या सबको? विपिन बेटा क्लोज लूप पाथ देना है, सीरीज में लगा के क्लोज लूप बन जाएगा क्या करंट के लिए? पैरेलल में फ्री व्हीलिंग डायोड क्यों लगाते हैं? क्योंकि करंट को लूप में घुमाना है, जब तो फ्री व्हीलिंग बोलेंगे कि भैया व्हील की तरह फ्रीली घूम रहा है गोल चक्कर में। बेटा मंजूनाथ देखो, मैंने तो कभी फर्स्ट रैंक भी लाया, लेकिन मैंने कभी कोई फॉर्मूला हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए याद नहीं किया। वरना ऐसे तो आप हाफ वेव रेक्टिफायर में आरएलई लोड का अगर पूरा रट सकते हो, रट लो, उससे बाकी के सारे लोड बना ही सकते हो। लेकिन आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि बेटा इतनी लंबी सी इक्वेशन याद करके चले भी गए और वहां जाके एक चीज हल्की ऊपर नीचे हो गई ना, गया। चलो अब हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पे आ गए। अब कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? एससीआर का। तो देखो एससीआर गेट्स फॉरवर्ड बायस्ड सिमिलर टू डायोड। ये भी तभी फॉरवर्ड बायस होगा बेटा जब डायोड होगा, बट डज नॉट कंडक्ट
until it gets फायरिंग पल्स। ठीक है, फायरिंग पल्स आने पे ही कंडक्ट करेगा बेटा, फायरिंग पल्स आने पे ही आपका कंडक्शन स्टार्ट होगा। अब फायरिंग पल्स हम कहां पे देते हैं? अल्फा पे। अल्फा इज कॉल्ड एज द फायरिंग एंगल डिले। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि फायरिंग एंगल डिले का मतलब होता है फॉरवर्ड बायस होने के कितनी देर बाद आप गेट पल्स अप्लाई कर रहे हो। एससीआर फॉरवर्ड बायस तो यही हो गया था यार 0 पे, लेकिन आपने गेट पल्स अप्लाई करने में देरी कर दी। आपने कहां अप्लाई किया? अल्फा पे। मोनू बेटा ये कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के बाद सवाल आएंगे, ठीक है, एक साथ सवाल कराऊंगा कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड के। अभी रुक जाओ। अब देखो, जैसे ही भैया थायरिस्टर ऑन होगा तो V0 हो जाएगा Vs और थायरिस्टर वोल्टेज हो जाएगा 0। और जब थायरिस्टर ऑफ होगा तो मेरे बच्चे करंट हो जाएगा 0, जिससे कि V0 हो जाएगा 0 और थायरिस्टर वोल्टेज हो जाएगा सप्लाई के बराबर। थायरिस्टर वोल्टेज इज इक्वल टू सप्लाई। अब देखो, यहां अल्फा से लेके पाई तक कंडक्शन चला। अभी मैंने आपको लिखवाया आर लोड में पाई के आगे नहीं जाते। यही तो बातें देखो याद रखने वाली। इन आर लोड वी कैन नॉट गो बियॉन्ड पाई। तो देखो बस एक चेंज क्या आ रहा है पिछले केसेस से इसमें कि स्टार्टिंग पॉइंट अब 0 ना होके स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया है? अल्फा। स्टार्टिंग अल्फा से हो रही है, 0 से नहीं हो रही है। तो दैट इज द मेजर चेंज बिटवीन एससीआर एंड अ डायोड। तो यहां अल्फा से स्टार्टिंग हुई, अल्फा से पाई तक ये वेवफॉर्म आ गई। अब जहां थायरिस्टर बंद था तो देखो थायरिस्टर ने फॉलो किया बेटा सप्लाई वोल्टेज को। थायरिस्टर ने फॉलो किया सप्लाई वोल्टेज को। यहां वोल्टेज पॉजिटिव है तो इसे आप कहोगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। ये है फॉरवर्ड कंडक्शन, ये है रिवर्स ब्लॉकिंग। अगर पैरामीटर्स की बात कर ली जाए भाई, पैरामीटर्स की बात कर ली जाए तो PIV इज VM। यहां एक बात करते हैं सर्किट टर्न ऑफ टाइम की। तो इसमें सर्किट टर्न ऑफ टाइम क्या होता है? टाइम फॉर विच SCR इज रिवर्स बायस्ड। अब सर ये कैसे निकालेंगे? देखो ये कैसे निकलता है। SCR ध्यान से सुन लेना, SCR पहली बार फॉरवर्ड बायस हुआ 0 पे, पहली बार फॉरवर्ड बायस हुआ 0 पे। दूसरी बार कब होगा? 2 पाई पे। दूसरी बार कब होगा? 2 पाई पे। और कंडक्शन रुका कहां था भाई? कंडक्शन रुका था पाई पे। कंडक्शन रुका था पाई पे, पाई बाय ओमेगा। ग्राफ से अगर देखना चाहो तो ये रहा भैया रिवर्स ब्लॉकिंग। तो ये एंगल तो पाई है ना, पाई बाय ओमेगा आ गया टाइम, पाई बाय ओमेगा। तो बेटा हमेशा ये चीज पे ध्यान देना है। SCR दूसरी बार फॉरवर्ड कब हुआ माइनस कंडक्शन कहां बंद हुआ। तो देखो यहां पे क्या है? ये है सेकंड फॉरवर्ड बायसिंग और ये है बीटा। कंडक्शन कहां रुका है? सर्किट टर्न ऑफ टाइम में 2 पाई के बाद फॉरवर्ड ब्लॉकिंग नहीं आता। क्यों? आ तो रहा है बेटा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। ये और क्या है? 2 पाई के बाद यही तो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। कहां नहीं आ रहा है? अब बात है देखो V0 एवरेज की। सिंपल है, कंडक्शन अब की बार स्टार्ट होगा अल्फा से ना कि 0 से। तो अल्फा से पाई VM साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। फिर ऐसे ही V0 RMS, V0 RMS 1/2 पाई अल्फा से पाई VM स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, ये बन गया। और रेजिस्टिव लोड में तो आप एक चीज जानते हो भैया, I0 इज V0 बाय R, I0 RMS इज V0 RMS बाय R।
अगले पे आ गए भाई आरएल लोड पे। आरएल लोड पे मंजुनाथ बेटा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम रिवर्स बायसिंग का एंगल होता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग का नहीं। सर्किट टर्न ऑफ में हमें क्या करना है, चार्जेस निकालने हैं। आप फॉरवर्ड बायस करके कैसे चार्ज निकालोगे? सर्किट टर्न ऑफ का मतलब ये नहीं है सर्किट कितने एंगल के लिए ऑफ है, फिर तो बेटा आपकी डेफिनेशन फ्लॉड है। सर्किट टर्न ऑफ का मतलब होता है कितनी देर के लिए एससीआर रिवर्स बायस है, ठीक है। अब आरएल लोड में क्या कहेंगे, ड्यू टू इंडक्टर, ड्यू टू इंडक्टर along with resistor बीटा becomes greater than पाई। बीटा बेटा पाई के आगे जाने वाला है just because of this इंडक्टर। तो देखो कंडक्शन अल्फा से ही शुरू हुआ है, लेकिन कंडक्शन थोड़ा सा नेगेटिव में घुस गया है, बीटा तक, बीटा तक घुस गया है। अब बीटा तक अगर घुस गया है बेटा, वीटी पाई तो नहीं हुआ, पता नहीं यार क्या लिख रहे हो लकी। अब देखो जब थायरिस्टर ऑन है यार, तब बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हो V नॉट इज VS, और जब थायरिस्टर ऑफ है तब आप जानते हो कि करंट जीरो है, तो V नॉट जीरो आएगा, तो यहां थायरिस्टर का वोल्टेज आएगा VS, ठीक है। तो देखो यहां पे आ गया अल्फा तक VS, और फिर ये बाद में भी आ गया VS। लेकिन अब की बार ये कहां से शुरू हुआ, पाई से लेस है, क्या बोल रहे हो? VT पाई तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ बेटा पाई? अच्छा ये वाला ग्राफ गलत ड्रॉन है, रुक जाओ, ये ग्राफ किसी ने गलत बनाया है, ये ऐसे होगा, ठीक है। ये लो, ये वाला ग्राफ अभी भूल जाओ, ये वाला ग्राफ लेना है, ठीक है। चलो अब क्लियर है, चलो अब VT आ गया VS, तो ये कहां से आया बेटा, ये बीटा से लेके आया 2 पाई तक। अब यहां पे आप समझ ही गए होगे सर्किट टर्न ऑफ टाइम, सर्किट टर्न ऑफ टाइम आप समझ ही गए होगे, 2 पाई पे फॉरवर्ड बायसिंग आएगी, कंडक्शन रुका था बीटा पे, 2 पाई माइनस बीटा बाय ओमेगा, 2 पाई माइनस बीटा बाय ओमेगा, ये हुआ सर्किट टर्न ऑफ टाइम। PIV हो गया भैया VM, I नॉट एवरेज 1/2 पाई, आप अल्फा से बीटा तक इंटीग्रेट करेंगे, एक सेकेंड, V नॉट लिख देते हैं, I नॉट नहीं, V नॉट हो गया। और I नॉट सिंपल है क्योंकि एवरेज वैल्यू में इंडक्टर को शॉर्ट मान के चलते हैं, V नॉट बाय R, और V नॉट RMS। जहां कहीं देखो बीटा की जरूरत होगी ना, वो क्वेश्चन में आपको मेंशन करेगा बीटा, आपको बीटा निकालना नहीं है, बीटा आपको गिवन रहेगा। ये नॉट इक्वल टू है, कभी नॉट का साइन भूल जाओ। अल्फा जितना बड़ा करोगे बेटा, कॉन्टिन्यूअस के चांसेस उतने ही गिरेंगे, कॉन्टिन्यूअस के चांसेस उतने ही गिरने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, ड्यू टू इंडक्टर, ड्यू टू इंडक्टर I नॉट RMS कैन नॉट बी डायरेक्टली कंप्यूटेड, कैन नॉट बी कंप्यूटेड। और बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर में ना ऐसा प्रैक्टिकली तो देखा नहीं जाता कि कंटिन्यूअस कंडक्शन हो जाए, ठीक है। अब RL विद अ फ्री व्हीलिंग डायोड, इसके अंदर आप क्या याद रखेंगे, इसके अंदर आप ये याद रखेंगे, ड्यू टू फ्री व्हीलिंग डायोड V नॉट कैन नॉट बिकम नेगेटिव, V नॉट कैन नॉट बिकम नेगेटिव।
तो हम क्या कहेंगे, इन टर्म्स ऑफ वी नॉट, इन टर्म्स ऑफ वी नॉट वेवफॉर्म, अगर वी नॉट की वेवफॉर्म की बात करें बेटा, तो आर एल प्लस फ्रीव्हीलिंग डायोड बिहेव सिमिलर टू अ आर लोड, सिमिलर टू अ आर लोड। तो बेटा आर लोड में अल्फा से पाई तक जाता है, अभी भी अल्फा से पाई तक ही जाएगा, ठीक है। तो यहां पे भी वी नॉट एवरेज सिमिलर वे में निकल आएगा, यहां पे भी आपका वी नॉट एवरेज सिमिलर वे में निकल आएगा, लेकिन बस ये ध्यान रख लेना आई नॉट आर इज नॉट इक्वल टू वी नॉट आर बाय आर, बट आई नॉट का जो एवरेज है दैट इज वी नॉट बाय आर, दैट इज वी नॉट बाय आर, ठीक है। हर्षित बेटा ज्यादातर क्वेश्चन कंट्रोल्ड से ही आएंगे ना, अनकंट्रोल्ड के लिए अल्फा 0 रख दो, सिंपल है। वहां कंडक्शन 0 से स्टार्ट हुआ है तो अल्फा 0 डाल दो, कंट्रोल्ड से अनकंट्रोल्ड का जंप आ गया। अब आरई लोड, आरई लोड में आप क्या जानते हो, SCR will become forward biased from थीटा टू पाई माइनस थीटा। बट लेकिन यार कंडक्शन चालू नहीं कर सकता, कंडक्शन बेटा चालू नहीं कर सकता भले ही फॉरवर्ड बायस हो जाए क्योंकि कंडक्शन के लिए क्या चाहिए, फायरिंग पल्स। फायरिंग पल्स तो आप बाद में दोगे, फायरिंग पल्स तो आप बाद में दोगे, ठीक है। तो SCR gets firing pulse at alpha greater than theta, at alpha greater than theta। तो बेटा ये अल्फा पे आपने फायरिंग पल्स लगाई है, तो एक्चुअल में कंडक्शन कहां से कहां तक चलेगा, कंडक्शन चलेगा बच्चे अल्फा से पाई माइनस थीटा। देखो थीटा से पाई माइनस थीटा तक फॉरवर्ड बायस है, थीटा से पाई माइनस थीटा तक फॉरवर्ड बायस है, लेकिन जब आप गेट पल्स ही अल्फा पे दे रहे हो तो अल्फा से पहले कंडक्शन नहीं आ सकता, इसीलिए चला अल्फा से लेके पाई माइनस थीटा तक। तो यहां पे क्या होता है यार, PIV आता है VM प्लस ई। अब आप कहोगे सर ये VM प्लस ई क्यों आया, क्योंकि देखो मैक्सिमम केस में जब यहां पे वोल्टेज हो जाएगी ना माइनस VM और यहां पे है E, तब इसके अक्रॉस बनेगी माइनस VM प्लस ई। समझ रहे हो, जब सप्लाई की मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज होगी, आउटपुट पे बन रही होगी E, तब आ जाएगी माइनस VM प्लस ई। इसके बाद सर्किट टर्न ऑफ टाइम, देखो फॉरवर्ड बायसिंग थीटा पे आई, थीटा पे आई फॉरवर्ड बायसिंग, तो बेटा अगली फॉरवर्ड बायसिंग आएगी 2 पाई प्लस थीटा पे। पहली थीटा पे आई तो अगली आएगी 2 पाई प्लस थीटा पे माइनस, कंडक्शन रुका कहां है, पाई माइनस थीटा पे। मैंने बताया ना सेकेंड फॉरवर्ड बायसिंग माइनस द एंगल एट विच कंडक्शन स्टॉप्स। लो भाई ये बन गया सर्किट टर्न ऑफ टाइम, सर्किट टर्न ऑफ टाइम बन गया जहां पे कि थीटा क्या है, ये है। अब बेटा मैंने बताया था आरई लोड को हमेशा अप्रोच करोगे किसकी टर्म्स में, आई नॉट की टर्म्स में। आई नॉट की टर्म्स में अगर करोगे तो पीरियड है 2 पाई, अल्फा से पाई माइनस थीटा, है ना। कंडक्शन अल्फा से पाई माइनस थीटा चलेगा, जैसे पहले थीटा से पाई माइनस थीटा चल रहा था, अब अल्फा से पाई माइनस थीटा। ठीक है। और देखो मैं रटने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग बना लेते हो ना आप अलग अलग लोड्स की, ये बेटा आपकी 3 फेज में भी काम आएगी, हाफ वेव फुल वेव सब जगह काम आएगी।
ये अंडरस्टैंडिंग। लेकिन क्या होगा अगर एक फॉर्मूला रट भी लिया, पहली बात तो बेटा वो सिर्फ किसके लिए है, वो सिर्फ होगा हाफ वेव रेक्टिफायर। अब कितना प्रतिशत चांस है जहां रेक्टिफायर की टोटल वेटेज 2 या 3 नंबर होगी कि उसमें भी हाफ वेव रेक्टिफायर का ही सवाल हो? बहुत कम चांस है ना। अब मैंने बताया यहां पे पावर कैसे निकालते हो, बैटरी में तो E इंटू आई नॉट करके और रेजिस्टेंस में आई नॉट RMS स्क्वायर इंटू R करके, इस तरीके से पावर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अगला आ जाता है भाई लास्ट लोड हमारा RLE लोड। इसको हम एक और नाम से जानते हैं DC मोटर लोड। अब देखो आपको यहां पे क्या पता होना चाहिए यार कि ड्यू टू इंडक्टेंस एक्सटेंशन एंगल विल इंक्रीज। जैसे RL लोड में हुआ था ना कि बीटा पाई के आगे चला गया था। क्यों चला गया था? क्योंकि इंडक्टर आ गया था भाई, इंडक्टर आ गया था। तो यहां पे बीटा फॉर RLE विल बी ग्रेटर देन बीटा फॉर RE, यानी बीटा विल बी ग्रेटर देन पाई माइनस थीटा। बीटा विल बी ग्रेटर देन बेटा पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो इसकी वेवफॉर्म मैं आपको दिखा देता हूं डायरेक्टली ना। मैं V0 और I0 का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं डायरेक्टली। मैं आप लोगों के लिए V0 और I0 का ग्राफ बनाऊंगा। देखो, या किसी हल्के कलर से पहले बना लेते हैं। ये देखो, ये सप्लाई वोल्टेज हो गई और एक लाइट कलर से मैं E मार्क कर लेता हूं। अब देखो यार, कायदे से आपकी एक्सपेक्टेशन ये है बेटा कि ये थीटा से चले पाई माइनस थीटा। लेकिन ना यहां दो चेंजेस होंगे। एक तो SCR की वजह से, एक तो SCR की वजह से कंडक्शन स्टार्ट होगा अल्फा से। जी सर मान गए ये तो बात कि भाई SCR की वजह से अल्फा से स्टार्ट होगा। दूसरी बात, ये पाई माइनस थीटा पे रुकेगा नहीं क्योंकि इंडक्टर आ गया है। समझो बात को, देखो चला गया ना आगे। जैसे ही कंडक्शन खत्म हुआ तुरंत वोल्टेज क्या बन गई? E। समझ आया ग्राफ? समझ आया ग्राफ? तो यहां पे सबसे पहली बात अल्फा ग्रेटर देन थीटा, दूसरी बात बीटा ग्रेटर देन पाई माइनस थीटा। अब आप कहोगे सर I0 का कैसा बनेगा? देखो इंडक्टर है ना, अगर सिर्फ रजिस्टर होता तो V0 और I0 का ग्राफ सिमिलर होता। लेकिन इंडक्टर होने से पहले बढ़ा फिर घटा। यह आ गया ना ग्राफ। ग्राफ क्लियर हुआ? कमलेश बेटा जनरली पाई को भी क्रॉस कर जाता है, बट देन अगेन आप जानते हैं बीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाउ, है ना। अभी तो मैंने बताया था बीटा टाउ पे डिपेंड करता है। अब यहां देखो, यहां पे बीटा आ गया ग्रेटर देन पाई माइनस थीटा। PIV तो बेटा सेम रहेगा RE वाला, VM प्लस E। सर्किट टर्न ऑफ टाइम देखो, पहली फॉरवर्ड बायसिंग थीटा पे आई, अगली आई 2 पाई प्लस थीटा पे, कंडक्शन रुका बीटा पे। फिर I0 एवरेज आप निकाल सकते हो बेटा यहां पे। RMS नहीं निकाल सकते RLE लोड में, क्योंकि जहां इंडक्टर आ गया, इंडक्टर हर हार्मोनिक के लिए अलग रिएक्टेंस देगा, सो वी कैन नॉट कंप्यूट RMS वैल्यू। हर हार्मोनिक के लिए अलग देगा ना। मैंने बताया था ना N ओमेगा नॉट L, बट एवरेज में तो इंडक्टर का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि एवरेज और DC पे इंडक्टर शॉर्ट। समझ गए? लो जी, ये हो गया काम अपना, ये हो गया बेटा अपना काम RLE लोड का भी। बस क्या फर्क पड़ गया RLE लोड में? इंडक्टर आने से बीटा बिकम्स ग्रेटर देन पाई माइनस थीटा।
ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कंडक्शन स्टार्ट्स एट अल्फा इंस्टेड ऑफ 0 और थीटा, है ना। जैसे अनकंट्रोल्ड में 0 या थीटा पे स्टार्ट होता है, यहां अल्फा पे स्टार्ट होता है। सेकेंडली, इन RLE लोड ड्यू टू इंडक्टेंस बीटा इज ग्रेटर देन पाई माइनस थीटा, बीटा इज ग्रेटर देन पाई माइनस थीटा। बाकी की तो यार सेम ही पॉइंट है, आर लोड में पाई के आगे नहीं जाएगा, RE लोड में पाई माइनस थीटा के आगे नहीं जाएगा। ये बेसिक चीजें हैं। RL विद अ फ्री व्हीलिंग डायोड बिहेव्स एज अ आर लोड, बेसिक चीजें हैं। ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो हर क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब जल्दी से यार मुझे चैट के अंदर बता दो, क्या सब लोग रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए? क्या सब लोग रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए? क्या चेक करें हम जितने बेसिक मैंने बताए हैं, क्या सिर्फ इनसे सवाल लग सकते हैं? शैल वी चेक इट आउट? शैल वी चेक इट आउट? जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो। अभी भी हमारे सेशन में हमारे पास आधे घंटे से ज्यादा टाइम बचा है और उसमें तो बेटा क्वेश्चंस की भरमार कर देंगे। जल्दी से बताओ, सब लोग रेडी हैं? सब लोग रेडी हैं कि नहीं है? लक्की बेटा, यहां पाई प्लस अल्फा से कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो तो फुल वेव रेक्टिफायर में होता है कि पाई प्लस अल्फा पे अगला थायरिस्टर ऑन हो रहा होता है, तो बीटा अगर पाई प्लस अल्फा के आगे जाता है तो कॉन्टिन्यूअस है, और पाई प्लस अल्फा से पीछे रहता है तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। से हाफ वेव के अंदर थोड़ी ना कोई दिक्कत है पाई प्लस अल्फा की। बेटा अगर सप्लाई E से कम है तो करंट का स्लोप नेगेटिव आएगा ना, डिक्रीजिंग आएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन भाई, अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर विद अ सेकेंडरी वोल्टेज डिलीवर्स पावर टू अ लोड रेजिस्टेंस थ्रू अ हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर सर्किट। लो आ गया भाई, आ गया आपके लिए सारे पैरामीटर वाला क्वेश्चन। आप कह रहे थे ना सर एक बार निकाल के दिखा दो, एक बार निकाल के दिखा दो, तो मेरे साथ साथ बनाओगे या अपने आप बनाओगे सारा सवाल? बताओ, मेरे साथ साथ बनाओगे तो मैं भी साथ साथ बनाते चलता हूं, आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताते चलना, मैं आपको हिंट देता चलूंगा, आप लोग सॉल्व करते चलना। करेंगे ऐसा पहले क्वेश्चन में? जल्दी बताओ, क्या पहला क्वेश्चन साथ बनाया जाए? चल तो देखो कैसा क्वेश्चन है ये कि एक ट्रांसफॉर्मर है, ज्यादातर क्या होता है ना, रेक्टिफायर की सप्लाई एक ट्रांसफॉर्मर से जाती है। अब यहां ये SCR है और ये रेजिस्टिव लोड है, और ये वोल्टेज बताइए 230 वोल्ट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। चलो अब सबसे पहले बेटा आर लोड के बारे में क्या जानते हो कि 180 के आगे कंडक्शन नहीं जा सकता। तो मुझे यहां पे लक्की बेटा तुम्हारे क्वेश्चन का मैंने आंसर दे तो दिया। V0 एवरेज जब निकालूंगा, जब V0 एवरेज में निकालूंगा तो व्हाट आई विल डू, 60 से 180 तक मैं इंटीग्रेट करूंगा, समझ रहे हो? 60 से 180। तो अब ये यहां पे क्या आएगा यार, Vm/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। जब कभी माइनस कॉस आ जाए ना तो कॉस ऑफ लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट। ठीक है, ये बन जाएगा। तो बताओ जरा यहां से V0 एवरेज कितना आ जाएगा? ये 1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2, तो 3 Vm/4 3 × 230√2/4 77.65। ठीक है, तो ये V0 आ गया अपने पास 77.65 वोल्ट। ठीक है भाई, अब ऐसे ही RMS की बात कर लेंगे, सेम है, बस स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। स्क्वायर का भी मैंने आपको तरीका बताया ना भाई, स्क्वायर का भी मैंने तरीका बताया।
देखो अब मैं अपने माइंड में कैसे इसका कैलकुलेशन करता हूं, आई विल शो यू। मैं क्या करता हूं, Vm पहले बाहर निकाल लेता हूं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, जो 2 होता है ना नीचे वाला, जो नीचे वाला 2 होता है उसको मैं 4 पाई बना देता हूं। फिर अंदर क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 का इंटीग्रेशन हुआ 180 माइनस 60, कॉस 2 ओमेगा टी का हुआ हाफ साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी में आया साइन 2 पाई माइनस साइन 2 पाई बाय 3। देखो कैसे डायरेक्टली हो गया, समझ आया। मैंने cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन लिखा हाफ साइन 2 ओमेगा टी, अपर लिमिट डाली तो 2 पाई आया, लोअर लिमिट डाली तो 2 पाई बाय 3 आया। अब ये भी मैं आपको बता देता हूं कितना आ रहा है। टू पाई तो 0 हो जाएगा, ये √3/2, ये आ रहा है भाई 145.87। ये कितना आ रहा है 145.87। चमका। हमने आरएमएस कैसे निकाला, आरएमएस कैसे निकाला, मेरे को तो रटने की जरूरत नहीं पड़ी कोई फॉर्मूला भाई। अब आ जाओ एक एक पैरामीटर पे। ठीक है, सबसे पहला है रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी। ये आपको मैंने बताया था ना, एवरेज वैल्यू बाय आरएमएस वैल्यू। अब रेजिस्टिव लोड में तो करंट वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है, तो ये V0 स्क्वायर बाय V0 आरएमएस का स्क्वायर ही तो बन गया भाई, V0 स्क्वायर बाय V0 आरएमएस का स्क्वायर। यह आ गया 0.2833। लो भाई पहला पैरामीटर फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस बाय एवरेज, आरएमएस बाय एवरेज 1.8785। लो भाई ठीक है। इसके बाद अगला वोल्टेज रिपल फैक्टर, दैट इज रूट ओवर फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1। वन 1.59। फिर TUF। अब देखो TUF में क्या होता है, V0 I0 बाय VSR ISR। तो देखो ये होगा 77.65 और यहां पे सप्लाई का आरएमएस वोल्टेज आया 230। लेकिन देखो सप्लाई से वही करंट जा रहा होगा जो कि लोड में जा रहा है, तो इसीलिए यहां I0 R रख दो 145.87 बाय R। .1797 और PIV 230√2। सिंपल है, 230√2। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर इस टाइप से आप निकाल लेते हो। तो अब मेरे को नहीं लगता कि रेक्टिफायर से रिलेटेड किसी पैरामीटर में आपको डाउट आना चाहिए। एवरेज आरएमएस निकाल सकते हो बेटा, तो हर चीज निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अगला ट्राई करो। अब ये वाला अपने से ट्राई करो। थायरिस्टर इज फायर्ड एट एन एंगल अल्फा इन एवरी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज। पीक वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज इज 230। फायरिंग एंगल अल्फा इज, अल्फा बताना है आपको। इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू बताइए 230। इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेज का मतलब है जब V0 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे अगेंस्ट टाइम, तो उसमें जो पीक दिखेगा, ग्राफ का जो पीक है वो है 230। ग्राफ का पीक क्या है बेटा, 230। तो अब आपको बताना है अल्फा क्या है। चलो बना दो जल्दी से। ये वाला थोड़ा सा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, बट मुझे पता है मेरे बच्चे बना सकते हैं, आई नो दैट।
चलिए जल्दी से भाई, बिल्कुल राधे। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में अगर एसी से रिलेटेड वैल्यूज गिवन हैं तो बाय डिफॉल्ट आरएमएस होती हैं। क्या होती हैं बाय डिफॉल्ट? आरएमएस। अनलेस अगर ऐसे दे दूं जैसे 100 साइन ओमेगा टी, अब ये तो देख के ही पता चल रहा है ना 100 मैक्सिमम वैल्यू है। कुछ बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है, तो देखो इसको कैसे करें। सप्लाई जो है वो ऐसे होगी 230√2 साइन ओमेगा टी। अब इसने ये बताया V0 का पीक है 230, तो यहां से ना आपके पास 2 ओमेगा आएंगे यार, एंगल 2 आएंगे, एक तो 45, एक 135। सर दोनों में से किसे चूज करें? अब ये मैं आपको समझाता हूं ग्राफ से, ये बेटा मैं आपको समझाता हूं ग्राफ से कि दोनों सूरत में आपका इंपैक्ट क्या होता। अल्फा 45 लेने से और 135 लेने से भाई। देखो अब अगर मैं ये शेप बना लेता हूं, एक ये मैंने बना लिया, अब मैं कहता हूं पहली बार अल्फा ले लो 45 लिया, तो आर लोड है ना, आप जानते हो ग्राफ 180 तक ट्रेस होगा। तो यहां तो देखो आपको 230 मिल रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है मैक्सिमम कितना आ रहा है 230√2। अगली बार मैं कहता हूं भाई 135 से लो, तो स्टार्टिंग 135 से होगी, आर लोड के कारण 180 तक जाएगा बस, और ये आपको मैक्सिमम दिख रहा है कितना आ रहा है, सॉरी 230। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए 135 या 45? जल्दी बताओ आंसर क्या आना चाहिए 135 या 45 बेटा? व्हाट शुड बी द आंसर? नाउ यू गाइस टेल मी। यहां मैंने अल्फा 45 लिया है, यहां मैंने अल्फा 135 लिया है, व्हाट शुड बी द आंसर? जल्दी बताओ दोनों में से क्या चूज करें? बहुत बढ़िया 135, तो आंसर इज 135 डिग्री। ठीक है, चलो अगला सवाल ट्राई करते हैं भाई। क्या बोला है? द फिगर शोज अस हाफ वेव रेक्टिफायर, एवरेज स्टेडी स्टेट करंट थ्रू द डायोड इज। एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं है, ये एनालॉग से है, फिर भी चलो मैं करा देता हूं। यहां पे क्या होता है, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। व्हाट हैपेंस, चलो तो देखो यहां पे क्या होता है, इस टाइप का ग्राफ है। तो देखो यहां तक तो आपका कैपेसिटर चार्ज होता जाता है, डायोड ऑन रहता है। जैसे ही ये कैपेसिटर Vm तक चार्ज हो जाता है, जैसे ही ये कैपेसिटर Vm तक चार्ज हो जाता है, देखो जब डायोड ऑन है तो आप लोग ये तो समझ ही रहे होगे कि V0 इज इक्वल टू Vs, यानी 10 साइन ओमेगा टी। तो यानी कैपेसिटर एग्जैक्टली सप्लाई वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। अब बेटा चार्ज होते होते जब ये Vm पे पहुंच गया, अब क्या होगा, इधर वोल्टेज हो गई मैक्सिमम, ध्यान से समझना, इधर वोल्टेज हो गई मैक्सिमम। अब इधर वाली वोल्टेज मैक्सिमम से नीचे गिरने लगेगी। यहां अगर 10 हो गई तो यहां 10 से नीचे आने लगेगी, तो डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस। व्हेन कैपेसिटर gets charged to maximum value, diode gets reverse biased.
डायोड गेट्स रिवर्स बायस्ड। तो डायोड अगर रिवर्स बायस होगा तो ये कैपेसिटर रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होता है। अब जैसे ही बेटा सप्लाई वोल्टेज, जैसे ही सप्लाई वोल्टेज फिर से कैपेसिटर से ज्यादा होती है, दोबारे से डायोड ऑन होता है और कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, डायोड गेट्स रिवर्स बायस, कैपेसिटर डिस्चार्जेस थ्रू आर, कैपेसिटर डिस्चार्जेस थ्रू आर। अगर ऐसा होने लग गया, कैपेसिटर आर से डिस्चार्ज होने लग गया, तो एज सून एज वी नॉट बिकम्स लेस देन वी एस, डायोड अगेन टर्न्स ऑन, डायोड अगेन टर्न्स ऑन एंड कैपेसिटर चार्जेस टू वीएम। कैपेसिटर फिर वीएम तक चार्ज हो जाता है भाई। समझ आया सिद्धार्थ? मैंने बताया तो बेटा पिछले सवाल में, अगर 45 ले रहे हो तो पीक वैल्यू 230√2 आ रही है ना, जबकि इसने बोला है पीक इंस्टेंटेनियस आउटपुट इज 230। ठीक है, तो अब बेटा इसके अंदर इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है स्टेडी स्टेट डायोड करंट। स्टेडी स्टेट डायोड करंट का मतलब है आई डायोड एवरेज, जो कि होगा V नॉट एवरेज बाय R। अब आप कहेंगे सर C कहां गया? बेटा फॉर एवरेज और DC, फॉर एवरेज और DC कैपेसिटर किसका काम करता है? ओपन सर्किट का। कैपेसिटर किसका काम करता है बेटा? ओपन सर्किट का। तो इसीलिए एवरेज में सिर्फ किसका यूज करेंगे? रेजिस्टेंस का। अब सर एवरेज कैसे लें? ये हुई ना सवाल, ये सवाल सही पूछा आपने, सर एवरेज कैसे लें? एवरेज ना बेटा इसके बीचों बीच से गुजरेगा, एवरेज इसके बीचों बीच से गुजरेगा। तो ये होगा Vm माइनस रिपल बाय 2, मैक्सिमम माइनस हाफ ऑफ द रिपल। अब सर ये हाफ ऑफ द रिपल क्या होगा? हाफ ऑफ द रिपल, ये रिपल कैसे निकालोगे बेटा? आरसी सर्किट के अंदर ये जो रिपल आती है, लेट मी जस्ट रिमेंबर, ये आपकी आती है Vm बाय एफ आर सी, मेरे ख्याल से Vm बाय एफ आर सी। मैं क्या करता हूं, Vm 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, टी टाइम पे कितना आएगा? 1 माइनस टी बाय टाउ, तो Vm टी बाय टाउ, हाँ तो ये आएगी वी रिपल आएगी Vm बाय एफ आर सी। अब यहां से आपका आई नॉट कितना आ गया? ये आया कैसे है ना, ये मैंने एनालॉग के लेक्चर्स में पढ़ाया है, जो एनालॉग के लेक्चर डाले हैं ना उसके अंदर मैंने पढ़ा रखा है। F कितना है? 50, R इंटू सी कितना है? 0.4 बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना हुआ यार? 100, तो ये हुआ 40, 40 हुआ तो 0.25, 0.0975 एम्पियर ये आएगा। ठीक है, 0.0975 एम्पियर। कैसे सर? यार ये जो फॉर्मूला है ना वी रिपल वाला, देखो मैंने आपको बाकी चीजें तो समझाई दी, ये फॉर्मूला मैंने कैसे निकाला है चलो मैं बता देता हूं। मैंने क्या किया, कैपेसिटर गेट्स चार्ज टू Vm। अब इसके बाद जब डिस्चार्ज करेगा तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? यही होगी ना डिस्चार्जिंग के टाइम पे। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख लेता हूं, तो अब मैं कहता हूं कि पूरा टाइम पीरियड में ये कितना डिस्चार्ज होगा, तो ये मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगा। एक पूरी साइकिल में कितनी डिस्चार्जिंग आ गई ये? तो चेंज इन Vc, पहले Vm था माइनस ये, ठीक है। अब T होता है 1/f, ये मैंने लगाया।
समझ आ गया? ये समझ आ गया मैंने कैसे बनाया है? अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर होता तो बेटा फिर टाइम t की जगह t/2 लेते, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर की एक साइकिल टाइम पीरियड बाय 2 की होती है, यानी आधे पीरियड की होती है t/2। तो फिर मैं यहां t/2 लिया होता अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर होता। चलो अब अगला बनाओ। अ सिंगल फेज रेक्टिफायर इज फीडिंग अ रेजिस्टिव लोड विद अल्फा इक्वल टू π/2। फॉर्म फैक्टर बताना है, ठीक है, फॉर्म फैक्टर बताना है। अगेन एक रेजिस्टिव लोड दे दिया है भाई, अल्फा π/2 दिया है। फॉर्म फैक्टर के लिए आपको एवरेज और आरएमएस निकालना पड़ेगा। तो बेटा आपको पता है रेजिस्टिव लोड में 180 के आगे नहीं जाता है कंडक्शन, तो निकाल दो एक बार। मैं आपके लिए सर्किट ड्रॉ करके दे देता हूं, मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूं भाई। चलो इतने सब लोग निकालने में लगेंगे इस क्वेश्चन को। ये हो गया, ठीक है। अब यहां आपने अल्फा कितना लिया है π/2। चलो जल्दी से बना दो। जैनिक ने लिख दिया है भाई 1.32। ये रजनीश कुछ भी बता रहे हैं 2.22। अच्छा रजनीश बेटा रटा फटा थोड़ी बताना है हाफ वेव रेक्टिफायर का। यहां SCR है बच्चे, SCR दे रखा है। आपने तो क्या है ना डायरेक्टली बता दिया है डायोड वाले हाफ वेव रेक्टिफायर का कि सर 2.22 आएगा, फुल वेव का आता है 1.11। ऐसे नहीं बेटा, एक बार सॉल्व कीजिए। एक बार मेरे सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर मुझे आंसर बताएंगे। चलो चलो चलो, कम ऑन एवरीबॉडी। समझ में आ रहे हैं ना सारे क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से क्लियर होते चल रहे हैं। और जब मेरा लेक्चर अटेंड कर लेते हो ना, इसके बाद जब क्वेश्चंस लगाओगे तो बेटा फिर क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। और अगर आपको प्रीवियस ईयर भी लगाने हैं बेटा, तो प्रीवियस ईयर मेरी स्पेशल क्लास में अवेलेबल है tinyurl.com/ankit.ese। वहां पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे, मैंने सारे PYQ लगवा रखे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। तो देखो यहां पे हम क्या कहेंगे, V0 एवरेज कैसे निकालेंगे। 1/2 पाई, कंडक्शन π/2 से चालू होगा, पाई तक जाएगा, Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये आ गया, ठीक है। माइनस कॉस में लिमिट डाल लेना, यही बनेगा। मैं जैसे जैसे लिखता चलता हूं ना, तो मैं कैलकुलेशन भी माइंड में कर रहा हूं। आप ये मत सोचना सर को डायरेक्टली याद था, याद वाद नहीं है, मैंने लिमिट्स पुट कर ली हैं। अब आरएमएस में तो आप जानते ही हो अपन बहुत तेज हैं, है ना। तो Vm आ गया बाहर, साइन स्क्वायर हुआ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा t/2, 1 का इंटीग्रेशन आया π/2 और cos 2 ओमेगा टी का sin 2 ओमेगा t/2, और दोनों ही लिमिट पे sin 2 ओमेगा टी हो जाएगा 0। तो ये आ गया Vm/2√2। ये आने के बाद फॉर्म फैक्टर इज V0 RMS बाय V0 एवरेज। RMS बाय एवरेज क्या हो गया, π/√2। π/√2 अगर हुआ तो कितना आ गया, 2.22 ही आ गया ना। चलो ये स्टैंडर्ड केस का भी आ रहा है और ये 90 डिग्री पे भी आ रहा है, ये 90 डिग्री पे भी यही आ रहा है। तो आपका लेकिन अगर अल्फा जैसे 60, 70, 80 कुछ दे देता तो बदल जाता। चलो अगला ट्राई करो। अ 50 हर्ट्ज सोर्स इज इन सीरीज विद SCR फीडिंग अ DC बैटरी। बिल्कुल सप्लाई पावर फैक्टर पूछ रहा है, सप्लाई पावर फैक्टर पूछ रहा है। या चलो इसको स्किप कर दो यार, इसको स्किप कर दो, उसका रीजन मैं बता रहा हूं। ये बिना मतलब का लंबा क्वेश्चन है, ये RE लोड पे बेस्ड है, RE लोड पे बेस्ड है। इसको घर पे ट्राई कर लेना। आपका I0 कैसे निकलेगा, एवरेज
इसने बोल दिया ना, जब फॉरवर्ड वोल्टेज पॉजिटिव है तभी ये कंडक्ट करेगा, यानी ये डायोड की तरह काम कर रहा है कि जब जब पॉजिटिव वोल्टेज आएगी तो ये कंडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आई नॉट आर एम एस निकाल लोगे। ये मजदूरी वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग वाली बात नहीं है। और इस टाइप का ना गेट के अंदर आएगा नहीं जहां आर ई लोड का आरएमएस करंट निकालना पड़ जाए। आर ई लोड का आरएमएस नहीं निकलवाएगा क्योंकि इसमें काफी टाइम लगता है। ये सिर्फ क्या है, स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये हुआ। अब आप क्या करोगे, इनपुट पावर फैक्टर के लिए आप पहले पावर निकालोगे, पावर बाय वीएसआर आईएसआर। पावर क्या होगी बेटा, E इंटू आई नॉट प्लस आई नॉट आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, और यहां सप्लाई आरएमएस, और सप्लाई आरएमएस करंट इज आउटपुट आरएमएस के बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है, तो बस बना देना। ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। मैंने मेथड पूरा डिस्क्राइब कर दिया है, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। चलो अगले पे आ जाओ। क्या बोला है भाई, चार्जिंग टाइम पूछ रहा है बैटरी का। बैटरी के अंदर आपको क्या दे रखा है, उसका कैपेसिटी दिया है 1000 वॉट आवर। अब आपसे ये पूछा है इसका चार्जिंग टाइम क्या है। अब देखो, जब कभी चार्जिंग टाइम की बात करते हैं कि कितने टाइम में चार्ज आया बैटरी पे, तो चार्ज इज ऑलवेज रिलेटेड टू द एवरेज करंट। तो जब कभी चार्ज की बात करोगे बेटा तो एवरेज करंट से बात करोगे, तो पहले एवरेज करंट निकाल लो। यहां पे आपको पता है आर ई लोड का एवरेज करंट कैसे निकलता है। एवरेज की कैलकुलेशन आसान होती है, लेकिन बच्चे जब आरएमएस की बात आ जाती है तो वो काफी हेक्टिक, काफी लंबा हो जाता है। इसीलिए गेट में ना आरएमएस पूछते नहीं है। गेट में आरएमएस पूछेंगे नहीं आर ई लोड का, वरना ये समझ लो कम से कम 15 मिनट तुम्हारे सिर्फ उसमें जाएंगे। चलो जल्दी से बनाओ। यहां ना सबसे पहले आप क्या करो, एवरेज करंट निकाल दो इस सर्किट में। चलो चलो चलो, कम ऑन एवरीबॉडी। और देखो, आज हाफ वेव रेक्टिफायर निपट जाएगा, कल हम लोग करेंगे सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, और परसों मैं आपको करा दूंगा 3 फेज रेक्टिफायर और सोर्स इंडक्टेंस, है ना। तो परसों तक हमारा रेक्टिफायर खत्म। फिर मैं 2 जनवरी को आपको कराऊंगा चॉपर, 3 जनवरी को कम्यूटेशन, और 4 को करेंगे इन्वर्टर। तो इस तरह से हमारा पूरा सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस वाइंड अप कर लेंगे। बट जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए भाई। चलिए ठीक है, 4 जनवरी तक बेटा अपना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा, और फिर मैं 10 जनवरी से आपके लिए पावर सिस्टम का क्रैश कोर्स ला रहा हूं। कॉम्प्लेक्स और पोलर आकाशदीप बेटा अपने हाथ से ही सॉल्व करना पड़ेगा, गेट कैलकुलेटर में उसका कन्वर्जन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हो कि आर इक्वल टू √a² + b² और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a, तो वो मैनुअल काम करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूं। यहां पे सबसे पहले ना बेटा थीटा निकाल लो। जब भी आर ई लोड दिखा करे ना तो थीटा निकाल लिया करो, साइन इनवर्स E/VM। और जितना मुझे अब ये याद हो गया है, ये वैल्यू आएगी 27.46। ये क्वेश्चन ना यही वैल्यूज में कई बार चेक कर चुका हूं। अब यहां आप आई एवरेज निकालोगे 1/2 पाई थीटा से पाई माइनस थीटा VM साइन ओमेगा t माइनस E/R d ओमेगा t। तो बेटा ये हो गया 1/2 पाई r। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो जब आप वैल्यू डालोगे तो ये बनेगा 2VM cos थीटा, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट होता है। अब इसके अंदर अगर बच्चे वैल्यूज पुट कर दी जाएं, अगर इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी जाएं,
तो ये आएगा आई एवरेज 4.97। तो बैटरी में पावर कितनी होगी? ये आ गई। तो बेटा टाइम कितना लगेगा? देखो, उसको एनर्जी चाहिए 1000 और आप पावर दे रहे हो 745.4, 1.341। लो, हो गया काम। एनर्जी बाय पावर ही तो टाइम होता है। बी आ गया। ठीक है, आंसर विल बी बी। ये क्लियर हुआ? तो जब कभी आप बैटरी यानी एक कांस्टेंट वोल्टेज के अंदर पावर निकालोगे तो यू विल यूज एवरेज करंट। अगला देखें भाई, इनपुट वोल्टेज दिया बेटा एक कन्वर्टर की और करंट दिया है, इनपुट पावर फैक्टर पूछा है। वोल्टेज और करंट देके आपसे इनपुट पावर फैक्टर निकलवा रहा है। जल्दी से बना दो। मैंने आपको इसका तरीका बताया ना, इनपुट पावर फैक्टर का, रियल पावर बाय एपरेंट पावर। तो इनपुट पावर फैक्टर आप कैसे निकालते हो? रियल पावर बाय एपरेंट पावर। चलो बनाओ जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस आपको ना यहां पावर का बेसिक ये पता होना चाहिए कि जब पावर निकालते हैं और वहां करंट और वोल्टेज आर गिवन इन टर्म्स ऑफ फोरियर सीरीज, तब पावर निकलती है किससे? सेम फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स से। किससे निकलती है? सेम फ्रीक्वेंसी वाली टर्म्स से। चलो जल्दी से बनाइए। चलिए भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। एक बच्चा मुझे बी बता रहा है, बाकी लोग बताओ भाई, बाकी लोग बताएं। सुस्ती नहीं फैलानी है बेटा, जल्दी से आंसर निकालना है, जल्दी से आंसर निकालना है भाई। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी। योगेश ने भी बी बताया है, अतुल ने भी बी बताया है, वुडी ने भी बी बताया है। चलो देखें एक बार। यहां पे देखो, सबसे पहले जब रियल पावर की बात आएगी तो सेम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स लेंगे। 100 हो गई वोल्टेज की आरएमएस, करंट का 10 हो गया, और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम 500 वॉट। ठीक है, और देखो ये जो है ना, ये कॉस π/3, यही है FDF। अब देखो यार, IRMS कितना होगा? IRMS ये होगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो √129। अब यहां पावर फैक्टर कितना हो गया यार? 500 बाय वोल्टेज आरएमएस यानी 100 और करंट आरएमएस √129। कितना आ रहा है? 0.44 आ रहा है। चलो, तो यह आंसर आ गया हमारे पास बी। बी आ गया। ठीक है, चलो अगला देखो भाई। इन द सर्किट शोन द डायोड्स आर आइडियल इंडक्टेंस इज स्मॉल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? चलो ये वाला मैं बता देता हूं। ये एग्जाम्पल है बेटा सोर्स इंडक्टेंस का। ये किसका एग्जाम्पल है? सोर्स इंडक्टेंस का। तो देखो, विदाउट LS, विदाउट सोर्स इंडक्टेंस, आप D1 के कंडक्शन एंगल की बात कर लो या D2 के कंडक्शन एंगल की, दोनों होंगे पाई। लेकिन ड्यू टू LS दोनों में आने लगेगा ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग के कारण ये बनेगा पाई प्लस म्यू। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? ए। दोनों कंडक्ट करेंगे फॉर ग्रेटर देन 180 डिग्री। चलो लास्ट क्वेश्चन। TUF बताना है भाई हाफ वेव रेक्टिफायर का। हाफ वेव रेक्टिफायर डायोड वाला ले लेना, जब अल्फा नहीं दिया है तो हाफ वेव रेक्टिफायर का TUF निकाल दो। नोट्स बेटा टेलीग्राम पे अवेलेबल होंगे, सेम डे आपको शाम तक नोट्स मिल जाएंगे। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है गेट AIR 1, वहां आपको नोट्स मिलेंगे।
ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाइए भाई, जल्दी से आंसर निकाल दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, कम ऑन। ठीक है, सोर्स इंडक्टेंस में आपको 3 फेज रेक्टिफायर्स के साथ करा दूंगा। सोर्स इंडक्टेंस के कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ए आ रहा है आंसर, देख लेते हैं यार। अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर इसके अंदर आउटपुट का ग्राफ ऐसा आता है। तो यहां V नॉट एवरेज कितना आएगा, एरिया बाय ड्यूरेशन। एरिया 2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू होता है, साइन के एक लूप का एरिया 2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू होता है। और RMS कैसे निकालोगे, RMS साइन की होती है Vm/√2, लेकिन ये आधा साइन है तो π/2 π√Vm/2। अब आपका TUF कितना होता है, V0 I0 बाय VSR ISR। V0 हुआ Vm/π, I0 हो गया भाई Vm/πr, VSR हुआ आपका Vm/√2 और बेटा ISR हुआ I0R के बराबर यानी Vm/2R। तो ये हो गया 2√2/π²। तो 0.9/π हो गया 0.286। ठीक है, ये आ गया भाई B। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.